यह कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती दिनों पर था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके शरीर को कंपा देने वाले थे और हवा में सर्दी का एहसास हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान अलाव के पास बैठे थे। जलती लकड़ियों की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत दे रही थी। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ सही कहा, पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारी। अगर यह ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। घर पर तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दियों का सामना कैसे करेंगे। यह सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में मंगेश का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ यशोदा और उसकी पत्नी वैशाली थी। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थी। मंगेश, ये ठंड अब सही नहीं जा रही। शरीर में तो जैसे बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर यह और बढ़ गई? हाँ वैशाली, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है। लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। न जाने ये कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे? तो आप सही कह रही हैं माँ, इस बार तो हड्डियाँ तक टूटने लगी हैं। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। लगता है अब तो ये ठंड हमें ले डूबेगी। क्या करें वैशाली, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने नहीं आता। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी। तभी ठाकुर साहब खेत में आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। वह दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ये क्या आलस हो रहा है? हाथ रोके क्यों खड़ा है? इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूं? यहाँ ठंड वंड का बहाना मत बना। ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही, सारा शरीर कांप रहा है। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहाँ काम चोरों के लिए जगह नहीं है। जल्दी हाथ चला। ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लूं। आर, तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? मंगेश सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। काम खत्म करके थका हारा मंगेश घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थीं और उसका शरीर बहुत थक चुका था। मंगेश भाई, आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुँचना है। काम करके थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। यह ठंड सभी को परेशान कर रही है। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे? घर में सब चिंतित हैं। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ डाला है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो मंगेश भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी ध्यान रखना मंगेश भाई। अरे मंगेश, तुम आ गए। देखो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, ये ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होंगी माँ? घर में ना ढंग के कपड़े हैं, ना अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो वैशाली, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मंगेश। अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे?
मैं गांव के ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। पहले माँ की हालत संभालनी होगी। बेटा, ठाकुर साहब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, ये ठंड भी निकल जाएगी। माँ, हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है मंगेश। मैं रसोई में जाकर गर्म पानी करती हूँ, शायद इससे कुछ आराम मिले। ठीक है वैशाली, मैं भी ठाकुर साहब से बात करने का रास्ता देखता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर मंगेश ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कड़ाके की ठंड पड़ती अच रही थी। मंगेश ठाकुर साहब के घर पहुंचता है। ठाकुर आग जलाकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। मंगेश की देखकर ठाकुर बोलता है, अरे मंगेश, इस समय क्या बात है? कोई जरूरी काम है? ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। क्या मंगेश, तुम जानते हो कि मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। ठाकुर साहब, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वही गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ठाकुर साहब, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो भी शर्त रखें मैं मानने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ के लिए ये पैसे दे दीजिए। ठीक है मंगेश, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ब्याज भी जोड़कर लौट आना होगा। मंगेश पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। वह बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। मंगेश, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी, ठाकुर साहब ने पैसे दिए। हाँ वैशाली, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब ठाकुर साहब के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया? मंगेश, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? वैशाली, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और ये कर्ज उतार दूंगा। मैं माँ के लिए दवाई और रजाई लाया हूँ, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर माँ को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने पर तुली थी। मंगेश और वैशाली घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। मंगेश सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। मंगेश, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर न जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक होगा? कल का दिन देख लेते हैं। ठंड का क्या करे वैशाली, पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो। ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है वैशाली। ये मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंगेश तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच मंगेश खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से नहीं रोका। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। मंगेश सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें सुखाने का समय कहाँ था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो, मंगेश भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ राजू? वह तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है ना? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। जल्दी चलिए। वैशाली के कानों में राजू की आवाज गूंज उठी। वैशाली जल्दी से राजू के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। मंगेश खेत पर बेसुध पड़ा था।
वैशाली उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। देना मंगेश, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो मैं आ गई, आंखें खोलो मंगेश। भाभी, ये अब नहीं रहे। नहीं, यह झूठ है। मंगेश उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजू ने उसे शांत बना देने की कोशिश की, लेकिन वैशाली बार बार यही कहती रही। मंगेश, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे, तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। बरसात के बीच उस खेत में मंगेश की मौत ने वैशाली की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मंगेश की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार माँ यशोदा को पता चली तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी और वह भी चल बसी। वैशाली के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने वैशाली से उसके मंगेश और उसकी सास को छीन लिया था। वैशाली अकेले रसोई में बैठी थी। यशोदा और मंगेश की यादें उसके मन में घूम रही थी। उठो मंगेश, उठो मंगेश, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे इस हालत में? और मम्मी तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं? किसके सहारे जीऊं? चारों ओर फैली ठंडक वैशाली के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और वैशाली के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। यह सर्द मौसम उसे बार बार उसी दिन की याद दिला देता जब उसने अपने मंगेश और सास को खो दिया था। वैशाली, वैशाली, बाहर निकलो, मुझे जरूरी बात करनी है। वैशाली घबराते हुए बाहर निकलती है। ठाकुर साहब एक कठोर आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? मैं वह पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति मंगेश ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे, और तुम जानती हो इस घर को उसने गिर भी रखा था वक्त। ठाकुर साहब, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगेश के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं किसी को वक्त नहीं देता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यह घर और जमीन मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। ठाकुर साहब, कृपा कीजिए। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ नहीं है भैया। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा। तैयार रहना। ठाकुर साहब अब गुस्से से चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुल कर गूंज रही थी। सर्दी अब भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुली हुई थी और वैशाली के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और इस घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से भी काम मांगने जाएगी। वैशाली ने अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने और गांव के घरों की ओर बढ़ी। हर दरवाजे पर खड़े होकर उसने काम मांगने की शुरुआत की, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। मुझे कुछ काम दे दो। घर में जो भी छोटा मोटा काम हो मैं कर लूंगी। मेरी मदद करो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ बहन जी। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैशाली ने थोड़ा इंतजार किया, फिर निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। अगर कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है। ये इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम किसी दूसरे घर जाओ। वैशाली चुपचाप सिर झुकाए चली आती है। अगले घर में भी वही हाल था। कोई काम नहीं था। हर घर में काम का अभाव था और लोग अपनी स्थिति का हवाला देकर उसे वापस भेज रहे थे। वैशाली धीरे धीरे हर घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। बस फटी हुई साड़ी में लिपटी हुई सर्द हवाओं से कांपती हुई वह घर घर काम मांगने जा रही थी। सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसका दिल बोझ से भारी हो गया था, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां उस पर आ पड़ी हों। वैशाली की आंखों में आंसू थे और गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, ठंड, ये सर्द हवाएं सब मेरे लिए हैं। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा। वैशाली ने अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खाली हाथ घर लौट आई। वैशाली घर लौटी और उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। वह चूल्हे के पास बैठ गई। थोड़ी देर तक चूल्हे के पास बैठने के बाद निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ी
और खाली पेट सोने चली गई। उसकी आंखों में थकान और अकेलापन था, जैसे उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हों। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन वैशाली के लिए यह सिर्फ एक और दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। मंगेश, अगर तुम यहाँ होते तो शायद ये सब सहना ना पड़ता, लेकिन अब तो ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। ठंड से डरकर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर लकड़ी ना मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा, और ये भूख तो जीने नहीं देगी भाई। उसके पास गर्म कपड़ों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वही पुरानी फटी हुई साड़ी जो ठंड से उसे बचाने में नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे लकड़ी लेने जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। ठंड से कांपते हाथों से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और घर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते आज 1 महीना पूरा हो गया था। अब उसे ठाकुर साहब की धमकी और घर को बचाने की फिक्र उसके दिल में गूंज रही थी, लेकिन वह क्या करती? खुद पानी पीकर पेट की भूख मिटा रही थी, तो ठाकुर साहब को कहां से पैसे देती? क्या तुम्हारे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वैशाली बहन, हमारे खेतों में भी अब भी ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। वैशाली ने सिर हिलाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ठाकुर साहब की बात फिर से याद आने लगी। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा, तैयार रहना। वैशाली, बाहर निकलो, मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते ठाकुर साहब, बताइए क्या करना है? ठाकुर साहब, क्या करना है ये तू मुझसे पूछ रही है? पिछली बार मैंने साफ कहा था कि तेरे पति मंगेश के उद्धार के 5,000 और साथ में ब्याज जल्द लौटाना है। अब 1 महीना हो गया है और मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूं? मेरे पास सच में कुछ नहीं है। मंगेश के जाने के बाद से मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है ठाकुर साहब। वैशाली, ये तेरे रोने धोने की बातें मुझे मत सुना। मैं कोई दान पुण्य करने नहीं आया हूँ। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। ये घर अब मेरे नाम है। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं कुछ मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। यह घर मेरे सिर की छत है, इसे मत छीनिए। देख वैशाली, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का सवाल। मैं तुझे 15 दिन का और वक्त देता हूँ, उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरा समझी। ठाकुर फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। गांव में सर्दी और बारिश के कारण कोई जंगल नहीं जा रहा। लकड़ी लाने अगर मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँ और गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा लूं। यह मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर मंगेश जिंदा होता तो वह भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना होगा। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। लोग सोचते हैं कि इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यह करना ही पड़ेगा। यह लकड़ी मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। वैशाली गांव लौटती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे वैशाली, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं ला रहा। इन दिनों ठीक हैं, हम तुम्हारी लकड़ी खरीदेंगे, तुम लाती रहना, हम तुम्हें कीमत देंगे। गांव वाले लकड़ियां खरीदने लगते हैं। वैशाली के चेहरे पर हल्की राहत और संतोष का भाव आता है। वह सोचती है कि अगर इसी तरह वह हर दिन मेहनत करे तो शायद ठाकुर साहब का कर्ज झुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ी लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में वैशाली अकेली थी जो जंगल से लकड़ियां ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लकड़ी चाहिए थी। कुछ अमीर लोग जो हर हाल में लकड़ी चाहते थे, वैशाली को ऊंची कीमत देने की पेशकश करने लगे।
वैशाली ने इस भीड़ और दबाव को संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। वैशाली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ 15 दिनों में ठाकुर साहब का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे और वैशाली एक मिसाल बन गई। उसका संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत था जिसने उसे सम्मान और सुकून दिलाया।